Hello students, I am Himanshu, your tutor. Today we are going to discuss about first chapter of civics from 7th class social science. Name is Evolution, We and the World from Together with Publication, and our first chapter is democracy. Let's start our first chapter. Before starting our chapter, we see some key aspects of this chapter which is given here in your book. Okay, एंड की एस्पेक्ट फर्स्ट की एस्पेक्ट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा की एस्पेक्ट दिया गया वो है कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है बेटा। सेकंड, मेन प्रिंसिपल्स एंड फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम देखेंगे कि मेन प्रिंसिपल्स क्या है, क्या सिद्धांत हमारी जो डेमोक्रेसी उसके सिद्धांत क्या रखे गए, किन सिद्धांत पर डेमोक्रेसी चल रही है। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स डेमोक्रेसी की कौन सी वो देखेंगे। एंड थर्ड इज ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। ओरिजिन क्या है, कहाँ से डेमोक्रेसी आई है, ये एक नई चीज है या पहले भी कहीं थी ऐसी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी क्या है, देखो, डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ऑल द मेंबर्स of society have an equal share of formal political power। डेमोक्रेसी क्या है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर हमारी जो समाज है, सोसाइटी है, उसके सभी जो मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स हमारी सोसाइटी के, सबका इक्वल शेयर होता है फॉर्मल पॉलिटिकल पावर्स इस पॉलिटिकल पावर के लिए। ओके, दिस फॉर्मल इक्वलिटी इंक्लूड द राइट टू वोट। और किस तरह की फॉर्मल पॉलिटिकल पावर हमारे पास होती है, राइट टू वोट, यानी मताधिकार जो हम जिसको बोलते हैं, वोट डालने का अधिकार, ये हमारी एक फॉर्मल पॉलिटिकल पावर है जिसका हम यूज करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, कौन से सिद्धांत यहाँ पे यूज किए जाते हैं। द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पब्लिक, यानी जो कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी ये जो अथॉरिटी है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो अथॉरिटी बनेगी स्टार्टिंग में, या फिर कोई भी ग्रुप जो होगा जो इन पावर्स को कंट्रोल करेगा, या उस पब्लिकली गिवन जो पावर्स हैं, जो लोगों ने पावर उस कंट्री के जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव उनको दी है, वो कहाँ से उनको मिल रही है। ओके, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि कंट्रोल जो अथॉरिटीज हैं कम्स फ्रॉम द पब्लिक, यानी जो कंट्रोल मेन जो सिद्धांत जो कहाँ से आती हैं, पब्लिक के पास आती है, पब्लिक वो पावर उनको देती है यूज करने के लिए। उसके बाद देखिए, द रूलर एंड द रूल आर सेम। जो रूलर होते हैं और जो रूल जिनके ऊपर किया जा रहा है, दोनों ही सेम होते हैं इसके अंदर। ओके, रूलर एंड रूल जिनके ऊपर शासन किया जाता है और जो शासन कर रहे होते हैं, वो दोनों ही सेम होते हैं, एक ही आदमी होता है। ओके, नीचे देखिए, ये अब्राहम लिंकन जी की फोटो दी गई है। इन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन किस प्रकार से दी वो देखिए। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये कहते हैं कि ये किस प्रकार की सरकार है आपकी, किस प्रकार की गवर्नमेंट है, जो लोगों के लिए है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है, एंड फॉर द पीपल और लोगों ने ही इसको चुना है और लोगों के लिए है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये जो डेमोक्रेसी हमारी ये कहाँ से आई है। पहले भी क्या कहीं पे डेमोक्रेसी होती थी पुराने समय में भी, या अभी डेमोक्रेसी कुछ साल पहले ही चली है, यानी कहाँ से डेमोक्रेसी आई उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग देम राइट इन देयर पॉलिटिकल एंटिटीज, यानी जो हिस्ट्री है हमारी एम्पावरिंग पीपल्स की बाय गिविंग देम राइट इन देयर पॉलिटिकल एंटिटीज, ये किस प्रकार से है कि जो डेमोक्रेसी की जो इतिहास है हमें वो मिलता है कि लोगों को जो पावर दी गई है, वो पावर किस प्रकार के राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं उनको, किस प्रकार के पॉलिटिकल एंटिटीज के लिए। ओके, that traces from its origin in the ancient world to its re-emergence। इसके ट्रेसेस यानी कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं इसके ओरिजिन के पुरानी दुनिया के अंदर, यानी पुराना जो विश्व था, पुरानी दुनिया किस प्रकार से, यानी कई हजार साल पहले, कई साल पहले जब हम विश्व जो रहता था, वर्ल्ड जो था, जब लोग रहते थे वहां पे इसके कुछ ट्रेसेस हमें मिले हैं, कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं। राइजेस फ्रॉम द 17th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट डे, यानी 17th सेंचुरी से लेकर अब तक ये लगातार बढ़ रही है डेमोक्रेसी, यानी लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। इसके बाद देखिए, डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस प्लस क्रेटोस, यानी डेमोक्रेसी हमारा जो है दो वर्ड्स को मिलकर बना, और दोनों ही वर्ड्स किस चीज के आपके वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स हैं, एक डेमोस दूसरा क्रेटोस। डेमोस का जो मीनिंग आपका उसका मीनिंग है पीपल, क्रेटोस मींस रूल ऑफ गवर्नमेंट। क्रेटोस का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार, रूल और गवर्नमेंट, सॉरी, रूल और गवर्नमेंट। ओके, या तो शासन या सरकार। इसके बाद देखिए, इट मींस द रूल ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब डेमो प्लस क्रोटोस का जो आपका जो मीनिंग बना क्या बना कि रूल ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोगों का शासन या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। यूज्ड इन एथेंस इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी बीसी, कह रहे हैं सबसे पहले इसका यूज किया गया था आपका 5th सेंचुरी बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट से पहले 5 सेंचुरी और उससे भी पहले।
एथेंस एक जगह थी, एथेंस जो है, ठीक है, वहां पे सबसे पहले इसका यूज किया गया था, सबसे पहले ट्रेसिस इसके हमें वहां से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ मिले हैं इसके अलावा। ठीक है, वाजी रिपब्लिक इंडिया, इंडिया के अंदर वैशाली बिहार के अंदर एक जगह है, वहां पे एक वज्जी रिपब्लिक यानी वज्जी एक आपका इलाका है वैशाली के जगह, वहां पे जो लोग शासन करते थे, जिन राजाओं का शासन, वहां पे रिपब्लिक यानी वहां पे गणतंत्र होता था पहले। ठीक है, एंशियंट ग्रीस, ग्रीस के अंदर हमें मिले हैं। उसके अलावा क्या है, रोम, एंशियंट रोम, पुराने रोम के रोम जो था पुराना समय में, वहां पे भी हमें डेमोक्रेसी का कुछ ट्रेसेज मिले। इसके अलावा एंशियंट अमेरिका, पुराने समय का जो अमेरिका था, वहां भी हमें डेमोक्रेसी के कुछ ट्रेसेज मिले हैं। इसके अलावा देखिए डेमोक्रेसी हैज बीन कॉल्ड द लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, यानी जो डेमोक्रेसी हमारी को क्या आपकी लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का आपकी क्या है लास्ट फॉर्म है, आखिरी चरण होता है। ठीक है, इसके आगे आपकी किसी प्रकार का चरण नहीं है, और सबसे लास्ट चरण आपका कौन सा था गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी होती है। ओके, और ये आज क्या धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड यानी पूरे ग्लोब के अंदर पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैल रही है। इमरजेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी वो कहां से इमर्ज हुई है, वो कहां से आई है। ओके, तो सबसे पहले ये है, हम कहां देखते हैं, यूरोप के अंदर। देखिए यूरोप जो कॉन्टिनेंट, वहां पे क्या था कि अंडर द फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट, यूरोप में क्या कि वहां पे फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट चलती थी पहले, सामंतवादी सरकारें, जिनका पतन हो गया था, डिक्लाइन इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के आसपास उन सरकारों का पतन हो गया था, और धीरे धीरे क्या हुआ वहां पे, डेवलप्ड इनटू नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। धीरे धीरे वहां पे आपका क्या हुआ, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, और धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वहां पे आपकी स्टार्ट हो गई। ये जो फेज था आपका फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट के खत्म होने से और डेमोक्रेसी आने तक का, इस फेज को जो नाम दिया गया वो रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण काल इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन 1588 एडी एंड डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। इंग्लैंड जो उसने क्या किया, स्पेन को आपका 1588 एडी में हरा दिया। उसके बाद क्या है कि जो स्पिरिट थी यानी जो नेशनलिज्म की जो भावना थी उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट सम लॉज लाइक बिल ऑफ राइट्स 1689 एक्सेट्रा। उसके साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार कुछ आने वाले सालों तक कुछ बिल्स बनाती रही, बिल्स ऑफ राइट्स, हैबिस कॉर्पस एक्ट एंड म्यूटिनी एक्ट्स, ये इस तरह के कुछ एक्ट्स वो निकालते रहे, और उन्हें अपने धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इस प्रकार से ब्रिटेन जो आपका फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में उभरा पूरे वर्ल्ड के अंदर, और यहीं से आपकी डेमोक्रेसी की शुरुआत पूरे वर्ल्ड में हुई है। नेक्स्ट देखिए अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस है, अमेरिका की आजादी, वहां पे किस प्रकार डेमोक्रेसी दिखाई देती है। आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 83 एडी, यानी 1775 से 1883 तक लगातार अमेरिका में लड़ाई चली, किस चीज को लेकर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अमेरिका की आजादी के लिए, एंड फेस्ड मैनी डेमोक्रेटिक चेंजेस। और उसके बाद क्या है, काफी सारे चेंजेस वहां पे फेसिस किए गए, लोगों ने काफी सारे चेंजेस वहां पे किए, वहां के लोगों ने, एंड बिकम द फर्स्ट नेशन टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और विश्व का ऐसा पहला देश बना जिसका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान है, जो कि लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या है, इट एम्फसाइज ऑन वैल्यू सच एज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, यानी ये भी कुछ वैल्यूज के ऊपर स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कुछ वैल्यूज थी, यानी इन सिद्धांतों के ऊपर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई। और क्या था कि राइज टू डेमोक्रेसी इन द फ्रांस, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी का उद्भव आपको फ्रांस के अंदर हुआ। 19th to 20th सेंचुरी डेमोक्रेसी बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म द गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब, और लगभग 19वीं और 20वीं शताब्दी आते आते जो डेमोक्रेसी आपका है वो पूरे ग्लोब के ऊपर यानी पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या हो गया, आपका एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने लगा। इसके आगे देखिए मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल कौन कौन से डेमोक्रेसी के, टू मेन प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, दो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल सिटीजंस एक्सरसाइज द पावर टू गवर्न थ्रू their elected representative and have equal access to power, यानी जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं द पावर टू गवर्न थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो जो अपनी पावर्स हैं वो किसको करते हैं, अपने ऊपर शासन करने के लिए थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव उनके थ्रू अपनी पावर्स को यूज करते हैं, एंड इक्वल एक्सेस टू पावर, और सबको इक्वल एक्सेस दी जाती है उस पावर को यूज करने के लिए। ऑल सिटीजन एंजॉय फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज, सारे के सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो आपके फ्रीडम्स एंड लिबर्टी एंजॉय करते हैं। ओके, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ये किस प्रकार का होता है। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजोरिटी जो होती है, बहुमत जिसका होता है वही रूल करता है। सबसे पहली बात, ये बहुमत आता कहां से, कैसे मिलता है, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, वहां पे कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उन इलेक्शंस में जो जीतता है वही आपका क्या बनता है, मेजोरिटी रूल करता है। ओके, और इलेक्शन किस प्रकार का होता है, फेयर एंड इम्पार्शियल। ओके, ये फेयर मैनर में किया जाता है और इम्पार्शियल होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव आपका नहीं होता इस इलेक्शन में। ऑल सिटीजन्स आर एबल टू वोट, सारे जो सिटीजन्स वो आपके वोट डालने के लिए एबल होते हैं। इसके बाद देखिए
किस प्रकार से एबल होते हैं? क्योंकि उनको कुछ फ्रीडम दी जाती है। बाय कुछ सम फ्रीडम्स, किस प्रकार की फ्रीडम? पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, स्पीच एंड प्रेस। ये 3 तरह की फ्रीडम उनको दी जाती है। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जो तीनों फ्रीडम्स आपको मिलते हैं तो आप फ्री होते हैं सारे, एक तरह से बर्डन खत्म हो जाता है। जनता अपने हिसाब से अपनी पसंद के नेताओं को वोट देती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डेमोक्रेसी जो है या उसके अंदर किस प्रकार की जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग को यूज की जाती है। अब देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे पहले, ठीक है, यानी भारतीय जो लोकतंत्र है उसके अंदर सबसे ऊपर हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। उसके अनुसार क्या है? संविधान में हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स है सरकार के, 3 अंग है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या आता है? हमारा पार्लियामेंट आती है, संसद जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारा राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों आते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जुडिशरी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्याय पंचायत एक्सेट्रा। ओके, ये जो कोर्ट्स जितने भी, तो सारे आपके जुडिशरी में आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन, यानी हमारा जो संविधान है भारत का, उसमें कुछ चीजें लिखी गई। क्या लिखी गई है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन से 3 ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड थर्ड जुडिशरी। इन तीनों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसके अंदर दिए गए हैं। डिवाइड द पावर्स, फंक्शंस, जुरिडिक्शंस, उन तीनों की अलग अलग पावर्स बताई गई हैं, डिवाइड की गई हैं, फंक्शंस उनके काम क्या है, और जुरिडिक्शन उनका अधिकार क्षेत्र, कहां कहां तक वो काम कर सकते हैं। ओके, अब हम तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर क्या है? देखिए, टू मेक लॉ, लेजिस्लेचर का जो काम है मेन, वो क्या होता है? आपका कानून बनाने का होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स सिटीजंस, और ये क्या है कि लेजिस्लेचर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है टुवार्ड्स सिटीजन, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेहिता उसकी होती है जनता के लिए। ओके, लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस, यानी हमने देखा था कि इस लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के अंदर 2 चीजें होती है, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ये जो लोकसभा है आपकी, ये क्या रहती है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स होते हैं जो पीरियोडिक इलेक्शन, यानी कुछ फिक्स पीरियड के बाद इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। एंड मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, और जो मेंबर्स होते हैं क्या होते हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके? पीपल्स के, लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके, लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, यानी जो कानून जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इंप्लीमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। एग्जीक्यूटिव्स उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो एग्जीक्यूटिव्स हमने देखा था पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे सारे हमारे क्या है? एग्जीक्यूटिव्स हैं। देखिए, लीड्स इन ऑल डिसीजंस, ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं सारे के सारे डिसीजन यही लीड करते हैं। ओके, मेकिंग प्रोसेस विच आर आल्सो अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर लेटर ऑन, यानी यही जो आपके प्रोसेस बनाते हैं जो बाद में लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव की जाती है। दे आर आंसरेबल टू द पीपल, और ये लोगों के प्रति जवाबदेहिता, यानी ये आंसरेबल होते हैं लोगों के लिए। ओके, लोगों के प्रति आंसर इनको देना होता है। टेक्स मेजर डिसीजन रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये मेजर डिसीजंस लेते हैं किस चीज से रिलेटेड? फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी सरकार किस प्रकार काम करेगी उससे रिलेटेड सारे मेजर डिसीजन आपके यही लेते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एनी रॉन्ग डिसीजन मे लीड टू डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिफोर इट्स टेन्योर, यानी कोई भी रॉन्ग डिसीजन अगर ये लेते हैं उसके बाद क्या होगा? आपका जो सरकार है वो डाउनफॉल कर जाएगी, यानी सरकार गिर सकती है बिफोर इट्स टेन्योर, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं। गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस फील्ड्स, गो सरकार जो हमारी क्या अलग अलग फील्ड्स में काम करती है। जैसे आपने देखा काफी सारी मिनिस्ट्रीज हमारे यहाँ पे होती हैं, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, इसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हमारे पास है। ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, कोयल एंड पेट्रोलियम्स है, ओके, वाटर्स है, इन्वायरमेंटल्स है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज बने, यानी अलग अलग फील्ड्स की काफी सारी मिनिस्ट्रीज है। अब क्या होता है? जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं वो हेल्प किए जाते हैं, किसके द्वारा? हेल्प बाय द सिविल सर्वेंट्स, यानी कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? देखिए, सिविल सर्वेंट्स सिलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ट्रेन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनके लिए एक एग्जाम रखा जाता है, उसके द्वारा इनको चुना जाता है, उसके बाद इनको अलग अलग इनके फील्ड्स के अकॉर्डिंग इनको ट्रेन किया जाता है, जो हेल्प करते हैं आपके किसको? मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। ओके, थर्ड देखिए, जुडिशरी, यानी जुडिशरी में क्या है हमारे पास? थर्ड
इंडिपेंडेंट इन टेकिंग डिसीजंस। जुडिशरी जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी के दबाव में नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, डिसीजन देते हैं। सेटल डिस्प्यूट एंड पनिशेस दोज हु डोंट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये डिस्प्यूट जो होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सेटल करते हैं और साथ में सजा भी देते हैं, किसको? जो कि ओबे नहीं करता रूल्स एंड रेगुलेशंस को। If laws made by legislature are against the welfare of people, then judiciary can declare this law as illegal। अगर कोई सरकार या कोई लेजिस्लेचर इस प्रकार का कानून बना देती है जो लोगों की हित में नहीं है, तो जुडिशरी के पास ऐसी पावर है कि उसको वे इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, इट इज फ्री टू कंट्रोल बोथ लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज। दोनों का, यानी लॉ मेकिंग जो कानून बना रहे हैं वो, और जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में ही किसी का कंट्रोल जुडिशरी पे नहीं होता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारा इंडिया का, वो क्या है? अपेक्स जुडिशियल बॉडी है इंडिया के अंदर। यानी वो जो जुडिशियल बॉडी, जो न्याय करने वाली जो संस्था है, उनका सबसे बड़ा सर्वोच्च संस्था, सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इससे ऊपर कोई संस्था नहीं है जो जुडिशियल बॉडी हो हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट प्लीज देखिए, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। तो डेमोक्रेसी को मोस्टली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग फॉर्म्स। एक डायरेक्ट फॉर्म्स होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए, सोवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ असेंबली ऑफ ऑल सिटीजन्स। यानी यहाँ पे जो सोवरेनिटी रहती है, सोवरेनिटी क्या होती है कि मींस सुप्रीम पावर, यानी किसी भी काम करने की सर्वोच्च शक्ति जो रहती है आपकी, किसके पास रहेगी? आपकी, ये देखिए जो जनता यहाँ पे है, ठीक है, यानी सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, यानी उस देश के जो सिटीजन्स रहेंगे उन सबके पास वो पावर होती है, सर्वोच्च शक्ति जिसे कहा जाता है, ठीक है। दिस असेंबली पास एग्जीक्यूटिव मोशंस, मेक लॉज, इलेक्ट एंड डिसमिस ऑफिशियल्स एंड इवन कंडक्ट ट्रायल्स। ये जो असेंबली होती है ये क्या करती है? आपकी एग्जीक्यूटिव मोशंस पास करती है, कानून बनाती है, इलेक्ट करती है और डिसमिस कर सकती है ऑफिशियल्स को। यानी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको इलेक्ट भी कर सकती है और डिसमिस भी कर सकती है, और कभी कभार क्या कर सकती है? आपका ट्रायल भी चला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देख चुके हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। तो सोवरेनिटी जो रहती है, यानी सर्वोच्च शक्ति जिसे कहा जाता है, वो किसके पास होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनता के जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो होते हैं उनके पास आपकी ये पावर रहती है। इसके अलावा क्या? दे इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। किस प्रकार से ये इलेक्ट किए जाते हैं? बेसिस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा उनको चुना जाता है। मैनी कंट्रीज अलाउ थ्री फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। मोस्टली कंट्रीज कहती है थ्री फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस को अलाउ करती है। किस प्रकार का? इनिशिएटिव्स, रेफरेंडम एंड रिकॉल प्रोवाइड लिमिटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी वो कंट्री जहां पे ये तीन तरह के पॉलिटिकल एक्शंस पाए जाते हैं, इनिशिएटिव, रेफरेंडम एंड रिकॉल, वहां पे क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है वो लिमिटेड पाई जाती है, यानी बहुत कम मात्रा में सीमित डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जा सकती है उस कंट्री के अंदर। इनिशिएटिव मतलब जनता द्वारा किसी भी कानून को लेकर आना, ठीक है, रेफरेंडम उसके लिए वोट करना, या फिर रिकॉल, या फिर लोगों को, चुने हुए लोगों को वापस बुला लेना, वापस उसके पद से हटा देना। तो जहां पे इस तरह की पावर्स कहीं दी गई होंगी तो वहां पे क्या रहेगा? आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कुछ ना कुछ पावर्स मिलेंगे। अब देखिए भारत में क्या होता है, हमारी जो देश की जनता वो वोट डालती है, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट करते हैं हम किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, हम इन मिनिस्टर्स को चुनते हैं, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हुआ इंडिया के अंदर। अब देखिए डिफरेंस समझते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होती है, यानी दोनों में क्या अंतर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। सिटीजन मेक्स डिसीजन डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो सिटीजन होते हैं वो आपके डायरेक्टली डिसीजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जबकि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, यानी जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम वोट डालते हैं, जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह, एमपी, एमएलए, वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, ओके। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्रपोज लॉ, यानी वहां पे आप लॉ प्रपोज कर सकते हैं, रेफरेंडम्स ऑन लॉ विच अपोज देयर इंटरेस्ट, यानी आप प्रपोज करते कोई नया कानून, वहां पे लोग बता सकते हैं कि ये कानून होना चाहिए, प्रपोज कर सकते हैं। रेफरेंडम ऑन लॉज, यानी कानून जो उन पे वोटिंग कर सकते हैं कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। विच अपोज देयर इंटरेस्ट, यानी जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या कि दे आर ऑथराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल मासेज, उनके पास ऑथराइजेशन होता है, यानी जनरल मासेज जो उस देश की जो जनता होती है वो उनको एक तरह से ऑथराइज करती है किसी भी तरह का डिसीजन उस देश की जनता को लेने के लिए, ओके। वोटिंग टू इलेक्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो होती है वोटिंग होती है पब्लिक ऑफिशियल्स को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिकॉलिंग होती है पब्लिक ऑफिशियल की, यानी जिनको चुना जाता है उनको वापस भी बुलाया जा सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। और इसका एग्जांपल आपका क्या है? स्विट्जरलैंड। यहाँ पे देखिए ये जो जनरल मासिस है, इस जनरल मासिस को हम कहेंगे इलेक्टोरेट,
ठीक है, यानी जो पीपल जो लेंगे, पॉपुलेशन जो रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्टोरेट बोलेंगे। और इसका एग्जांपल आपका क्या है, इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या होती है। तो गवर्नमेंट क्या एक सिविल इंस्टीट्यूशन है, ओके, यानी एक सिविल इंस्टीट्यूशन है क्या, जो कि एक लोकल लेवल यानी स्थानीय और नेशनल लेवल दोनों पे पाई जाती है। यानी आपके राज्य में हो सकती है, या नगर पालिका के रूप में हो सकती है, या फिर आपके नेशनल लेवल केंद्र सरकार के रूप में भी हो सकती है। इट कैन मेक इनफोर्स रूल्स लॉ एंड रेगुलेशंस, ये आपके क्या करती है, कानून बनाती है, इन्फोर्स कर सकती है लॉज एंड रेगुलेशंस को। इट कैन टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, ये लोगों की जरूरतें जो होती हैं उनको पूरा करती है, उनके वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है, उनके कल्याण के लिए, ओके। कुछ इंटरनल बॉडीज होती हैं जो गवर्न करते हैं किनको, कॉमर्शियल, एकेडमिक, रिलीजियस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसी इंटरनल बॉडीज भी होती हैं जो कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको आपके रन करती हैं। जैसे कॉमर्शियल हो सकते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं, आपके रिलीजियस हो सकते हैं, या कुछ और अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये जो बॉडीज होती हैं वे कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको कहा जा सकता है, मैनेजर्स हो सकते हैं, या फिर आपके गवर्नर्स इन्हें कहा जा सकता है, ओके। तो ये देखिए, ये जो फोटो दी गई है आपको लोकसभा की दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे हमारे मोस्टली जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं, जहां पे, ठीक है, यानी यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो हमारे क्या है, आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ओके। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, यहाँ पे हमारे यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट, जो दो टाइप की होती है। एक म्युनिसिपैलिटी यानी आपके शहर कस्बे के अंदर के अर्बन एरियाज में, और एक पंचायत जो रूरल एरियाज में। म्युनिसिपैलिटीज में क्या हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ओके, ये आपकी हो सकती है। यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो सकती है, इंटरमीडिएट पंचायत हो सकती है, और आपकी विलेज पंचायत होती है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी एक तरह से भारत सरकार जो है उसमें किस प्रकार की सरकार है, कितने लेवल है, वो आपको यहाँ पे दिखाए गए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं हम। देखिए ये हमारे पास गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है मोनार्की, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, उसके बाद फोर्थ डिक्टेटरशिप, उसके बाद टोटलिटेरियनिज्म, उसके बाद अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म्स। ये आपके टोटल 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपके दिए गए हैं। अब देखिए मोनार्की में क्या होता है, रूल्स बाय एन इंडिविजुअल्स, यानी मोनार्की में कोई इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति आपका रूल्स करता है, यानी राजा या रानी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति रहता है जो रूल करता है, यानी क्राउन देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी राजा सबसे ऊपर होता है जो रूल करता है, और हेरिडेटरी यानी एक के बाद एक, बाप के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे के बाद उसके बेटे को, यानी एक ही परिवार में या ब्लड रिलेशन, सेम ब्लड रिलेशन में ये चलता रहता है, हेरिडेटरी, यानी विरासत के रूप में उनको ये शासन मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जिसमें राजा भी होता है और साथ में आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, यानी राजा जो रहता है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड पावर के साथ काम करता है, ओके। मोनार्क विद लिमिटेड पावर बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे जो मोनार्क होता है उसका लिमिटेड पावर होती है बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी चुनी हुई सरकार के द्वारा जो शक्तियां दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग वो मोनार्की सिस्टम चलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका इंग्लैंड जहाँ पे क्वीन है, साथ में आपका नीदरलैंड। आल्सो रिपब्लिक विद 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आपका क्या होते हैं, रिपब्लिक भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी वहां पे अलग अलग हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी आपके होते हैं, ओके। अब देखिए एक हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक किस प्रकार से होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में क्या होता है कि रूल बाय ए गवर्नमेंट हु आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका सरकार का शासन होता है जो चुनी जाती है लोगों के द्वारा, यानी किस बेसिस पे, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, यानी व्यस्त मताधिकार के आधार पर वो चुनी जाती है। दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक एंड इन्फोर्स लॉज, यही रिप्रेजेंटेटिव आपके क्या है, कानून बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ए रिपब्लिक हैज नो मोनार्क, यानी रिपब्लिक जहां पे होता है वहां पे आपका मोनार्क नहीं होता है। हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में जो हेड होता है कंट्री का उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। एग्जांपल जिसका हमारे क्या है यहाँ पे, इंडिया, ओके। ठीक है, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होता है कि डिक्टेटर में भी वन पर्सन सच एज अडोल्फ हिटलर इन जर्मनी, यानी एक तो इस प्रकार से होता है कि कोई एक आदमी डिक्टेटर हो, जैसे जर्मनी में अडोल्फ हिटलर होते हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है सच एज कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, यानी कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर। इस तरह के या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ओके। तो इंडिविजुअल का एग्जांपल आपका अडोल्फ हिटलर जर्मनी के अंदर जो थे, और ग्रुप ऑफ पीपल का एग्जांपल आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये दिया है, ओके। अब देखिए फुल पावर ओवर द कंट्री एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, यानी इस ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल के पास फुल पावर होती है पूरी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, और नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और ये
क्या है कि जो पीपल्स होते हैं उस कंट्री के, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल ओवर द पीपल। ये क्या है कि इलेक्टेड लीडर्स नहीं होते हैं और फोर्स यानी ताकत का यूज करते हैं मोस्टली उस वहां की जनता को कंट्रोल करने के लिए। एक इसी के अंदर होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि आर्मी इज इन कंट्रोल, यानी वहां का जो लीडर रहता है उसी के अंडर वो आर्मी पूरी कंट्रोल में रहती है, और एक तरह से आर्मी वहां पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट उस लीडर के कंट्रोल में रह के आर्मी भी शासन करती है। कई बार हो सके कि मिलिट्री का कोई बड़ा अधिकारी ही वहां के शासन को कब्जा लेता है, तो यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, काफी डिफिकल्ट टर्म है, बोलने में इजीली नहीं आएगी आपको, ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिएगा। टोटलिटेरियनिज्म, ओके, स्टेट दैट रेगुलेट नियरली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड वंस प्राइवेट लाइफ। यानी ऐसा स्टेट्स जो क्या है आपका रेगुलेट करता है एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक और इवन प्राइवेट लाइफ, यानी किसी आदमी की व्यक्तिगत जिंदगी और पब्लिक यानी सार्वजनिक जीवन जो है हर प्रकार की जिंदगी को वो स्टेट रेगुलेट करता है वहां पे। और कहाँ मिलती है इस तरह की सरकार? एक कंट्री विद ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, यानी ऐसा देश जहां पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर इस तरह की सरकार पाई जाती है। पीपल आर फोर्स टू डू व्हाट गवर्नमेंट टेल्स देम। लोगों को मजबूर किया जाता है वो सब करने के लिए जो उनकी सरकार उन्हें कहती है। और कई बार क्या होता है, आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग द कंट्री, और लोगों को देश छोड़ने जाने के लिए भी रोका जाता है। ओके, उनको प्रिवेंट किया जाता है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है टोटलिटेरियनिज्म का। क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट जो होता है वो कंट्रोल करता है हर चीज को, जैसे रिलीजन को भी, इकोनॉमी, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के परिवार जो संस्था होती है उसको, मीडिया, हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल होता है एक तरह से। ओके, नेक्स्ट देखिए अथॉरिटेरियनिज्म्स। ये क्या होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, देखो ये भी एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या है कंट्रोल बाय नॉन इलेक्टेड रूलर्स। यहाँ पे नॉन इलेक्टेड रूलर्स होते हैं जो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। who usually permit some degree of individual freedom, जो कुछ थोड़ी बहुत इंडिविजुअल फ्रीडम्स दे देते हैं आपको कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप अपना कुछ आजादी ले सकते हैं कुछ काम करने के लिए। अदरवाइज जो नॉन इलेक्टेड रूलर्स होते हैं वही आपका पूरा शासन चलाते हैं वहां पे। ओके, इसका एग्जांपल आपका ईरान, जो डेमोक्रेटिक भी है, अथॉरिटेरियंस भी है और थियोक्रेटिक भी है। अब डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन तो हमने देख लिया, थियोक्रेटिक न्यू वर्ड्स हमारे लिए। तो थियोक्रेटिक क्या होता है कि गवर्नमेंट रन बाय द रिलीजियस लीडर, यानी ऐसी कंट्री या ऐसा एरिया जहां पे जो धार्मिक जो नेता होते हैं वो वहां की गवर्नमेंट को रन करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? थियोक्रेटिक। अब देखिए एक नीचे हमारे पास है पीपल हु मेड द डिफरेंसेस, यानी कोई ऐसे जो आदमी पर्सन जो हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया एक तरह से। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। ओके, तो अब्राहम लिंकन जो है वो 16 प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने मार्च 1809 टू अप्रैल 1865 तक प्रेसिडेंट का काम किया अमेरिका के अंदर। जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था या फिर वहां पे स्लेवरी के क्रिश्चियंस के ऊपर आपका डिवीजन होने वाला था अमेरिका का, तो दोनों ही चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। ओके, इनका जो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी डेमोक्रेसी की, वो उसमें बहुत फेमस हुई थी और ये बिलीव करते थे कि ये जो डेमोक्रेसी है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है और लोगों के भलाई के लिए ही है। ओके, 15 अप्रैल 1865 को अमेरिकन सिविल वार जब खत्म होने वाला था उसी टाइम पे इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इनके जो कहे गए वर्ड थे, इनके जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, वो कहीं ना कहीं आज भी जीवित है पूरे विश्व के अंदर देखे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में आप देखिए जो आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो आपके क्या है? ग्रीन कलर में फुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यानी ग्रीन कलर जहां भी आपको दिख रहा है मैप के अंदर वो आपके क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज है सारे के सारे। Okay, ये ग्रीन कलर वाले क्या है आपके? डेमोक्रेसी यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हाइब्रिड रिजिम्स है और एक अथॉरिटेरियन रिजिम्स, यानी रेड कलर मोस्टली जो आपका डार्क रेड कलर जो शो कर रहा है वो आपका अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को शो कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।